औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear students, welcome to Shaheen Leaders Academy and most welcome to our new viewers of Shaheen Leaders Academy. Dear students, आज हमने आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो तैयार की है जिसमें हमने वो तमाम सवालात शामिल किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार हर एक टेस्ट के अंदर ये रिपीट हो रहे हैं। चूँकि आज की जो वीडियो है ये फिज़िक्स टेस्ट नंबर 2 से रिलेटेड है जिसमें हमने वो तमाम सवालात एरो ट्रेड्स के अंदर जो आ चुके हैं लास्ट 5 to 7 ईयर्स में और प्रेजेंटली भी वो बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। और एयर वुमन का जो टेस्ट हो रहा है, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट का और एरोस्पोर्ट्स या ISSB के जितने डिफरेंट टेस्ट हो रहे हैं जिनमें फ़िज़िक्स के बारे में आपसे सवालात किए जाते हैं, तो वो तमाम सवालात हमने इस आज की वीडियो में शामिल किए हैं। इंशाल्लाह जब आप ये हमारी वीडियो देखेंगे तो आप ज़रूर नई चीज़ें लर्न करेंगे। और हमारी फैकल्टी ने आज एक और बहुत ही ऐसा इकदाम ये किया है कि चूँकि हर एक सवाल का एक ही ऑप्शन होता है रिप्लाई की सूरत में और 3 ऑप्शन इर्रेलेवेंट होते हैं या रॉन्ग ऑप्शन होते हैं। अब इर्रेलेवेंट ऑप्शन के अंदर जितनी भी वहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, जितनी भी फ़िज़िक्स की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हमारी फैकल्टी ने उनको भी एक्सप्लेन किया है। और इसलिए एक्सप्लेन किया कि वो स्टूडेंट्स जो कि इस सब्जेक्ट में वीक हैं ताकि वो आज की इस वीडियो में उनसे भी फ़ायदा उठाएं और उन्हें पता चले कम से कम एक जो टर्म यूज़ की गई है वहाँ पे आपके क्वेश्चन के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो आज हमारे पास ये टाइम अवेलेबल है, हमारे पास ये फोरम अवेलेबल है ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें और वो चीज़ें आप लर्न करें। अल्टीमेटली आपका इसी नो डाउट ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, लेकिन प्लीज़ इसको आप पेशेंस का मुजाहरा करें बिकॉज आपके करियर का इसमें कंसर्न है। अगर आप चीज़ों को डिटेल से नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे तो आप चीज़ें लर्न कर नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली लॉस अल्लाह ना करे अनफॉर्चुनेटली आपका हो। हमारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। फैकल्टी साइंस फैकल्टी शाहीन लीडर्स एकेडमी अभी आपके सामने इस कंप्लीट टेस्ट नंबर 2 को बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और साथ जितने भी इसके ऑप्शंस हैं स्टार्टिंग फ्राम A to D and E वो भी इंशाल्लाह हम आपको भरपूर तरीके से समझाएंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों और आपका जो जितना भी आप नॉलेज रखते हैं वो मज़ीद पॉलिश हो और वो चीज़ें जो कि अभी आपके इल्म में नहीं हैं वो इस वीडियो की मदद से आपको ज़रूर समझ आ जाएं। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ फिजिक्स टेस्ट नंबर 2। Now, dear viewers, start from question number 1, and the question number 1 is alpha rays consist of. इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो अल्फ़ा रेस होती हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनती हैं। सो अल्फ़ा रेस की इस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले अल्फ़ा रेस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो अगर किसी को नहीं भी पता तो आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अल्फ़ा रेस क्या होती हैं। अल्फ़ा रेस और अल्फ़ा रेडिएशन, अल्फ़ा रेस और अल्फ़ा रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। अल्फ़ा रेस या अल्फ़ा रेडिएशंस हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं उनसे मिलके बनती हैं। मैंने क्या कहा, जो अल्फ़ा रेस हैं, अल्फ़ा पार्टिकल या अल्फ़ा रेस क्या हैं, ये हमारे पास इसमें हमारे पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं बिल्कुल एज इट इज़ जैसे का हीलियम 4 का न्यूक्लियस। आपने हीलियम 4 के न्यूक्लियस को आप अपने माइंड में रखें और आप फिर सोचें कि जो अल्फ़ा रेस होती हैं इनमें भी हमारे पास, तो आप देखें आपको अल्फ़ा रेस में भी 2 प्रोटॉन मिलेंगे और 2 ही न्यूट्रॉन मिलेंगे और वो आपके पास एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्ड होंगे। और इसका हमारे पास जो मैस होता है वो अल्फ़ा रेज या अल्फ़ा रेडिएशन का मैस हमारे पास 4 यूनिट होता है, क्योंकि हमारे पास इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और इसमें अल्फ़ा रेज या अल्फ़ा रेडिएशन में हमारे पास +2 पॉजिटिव 2 का चार्ज होता है। सो अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, सी न्यूट्रल है और डी पार्टिकल्स हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर सबसे सूटेबल है। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं हो सकता। मैंने जो आपको ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव है और जो मैंने आपको अल्फ़ा रेज या अल्फ़ा रेडिएशन की डेफिनेशन बताई है, मैंने किधर भी उसमें नेगेटिव का जिक्र नहीं किया, मैंने उसमें पॉजिटिव का जिक्र किया है।
ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रल, ना मैंने नेगेटिव और ना मैंने न्यूट्रल, मैंने इन दोनों चीज़ों का जिक्र नहीं किया। और ऑप्शन नंबर डी पार्टिकल है, पार्टिकल एक अलहदा चीज़ है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज पॉजिटिव इज द करेक्ट हेयर। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है यूनिट ऑफ वर्क इज। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो यूनिट है वर्क की वो क्या होती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्क किसके इक्वल होता है। वर्क क्या है? वर्क को हम कहते हैं वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी सबसे आसान डेफिनेशन है। या रेट, सो फोर्स हमारे पास न्यूटन में होती है, डिस्टेंस हमारे पास मीटर में होता है। न्यूटन को हम लिख सकते हैं के जी एम एस -2, और इसे हम एम लिख सकते, ये डिस्टेंस मीटर में गिवन है। देन ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? के जी मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर, के जी मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर। मैंने आप लोगों को साथ सॉल्व भी करके बता दिया है। तो अब ये के जी मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर ये हमारे पास जूल के भी इक्वल होती है। इससे हमारे पास, जो मैंने आपको पूरा ये सॉल्व करके दिया है, इससे हमारे पास तीन बातें आई हैं कि अगर पेपर में आपके पास आ जाए यूनिट ऑफ वर्क क्या है, सो आप यूनिट ऑफ वर्क की जगह आपके पास जॉल ना हो, न्यूटन मीटर गिवन हो, सो वो भी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर जॉल की जगह आपके पास केजी, अगर जॉल की जगह आपके पास केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर गिवन हो, वो भी करेक्ट होगा। या आपके पास जॉल गिवन हो तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जॉल है, बी कैंडेला है, डी हमारे पास सी एम्पेयर है और डी हमारे पास वाट है। इन चार के चार ऑप्शन के अंदर हमारे पास जॉल जो यूनिट ऑफ वर्क है वो एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन नंबर ए है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको लेक्चर नंबर वन में और लेक्चर नंबर वन के क्वेश्चन नंबर वन में ये बात बताई थी कि जो कैंडेला है इसे हम इंटेंसिटी, ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट है, और जो हमारे पास एम्पेयर है वो करंट की यूनिट है, और जो हमारे पास वाट है ये पावर की यूनिट है। तो हमने देख लिया है जो यूनिट ऑफ वर्क है वो एक ही है, जूल, और वो किस ऑप्शन में है? वो आपके पास ऑप्शन नंबर एक में है, ऑप्शन नंबर ए में है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज जूल इज द करेक्ट हियर। प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वॉल्ट मीटर इज यूज फॉर। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी यही कहा था कि आप लोगों को वॉल्ट मीटर का, अहम एम मीटर का और ओहम मीटर का पर्पस पता होना चाहिए कि तीनों चीज़ें क्यों यूज़ होती हैं। अब वोल्ट मीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेज, ये आप लोग साथ लिख लें। वोल्ट मीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेज, एम मीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग करंट, एंड ओहम मीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस। एंड ठीक है, सो अब हमसे पूछा क्या गया है? पूछा यह गया है कि वोल्ट मीटर क्यों यूज़ होता है। सो मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई है कि जो वोल्ट मीटर है ये हमारे पास वोल्टेज या पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। अब हम अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। रेजिस्टेंस, मैंने आपको कहा कि रेजिस्टेंस हम किससे मेजर करते हैं? ओहम मीटर से मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को एक मिनट साइड पर करते हैं क्योंकि वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी ओहम, और ऑप्शन नंबर डी है करंट। करंट को हम एम मीटर से मेजर करते हैं, और ओहम हमारे पास रेजिस्टेंस जब मेजर करते हैं तो हम उसे ओम मीटर से मेजर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज वोल्टेज और पोटेंशियल इज द करेक्ट हियर, क्योंकि बाकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये तीनों डिफरेंट डिवाइसेस से मेजर होते हैं, सिवाय ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज या पोटेंशियल, जिससे वोल्टेज या पोटेंशियल जो हमारे पास वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज वोल्टेज और पोटेंशियल इज द करेक्ट हियर। प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके पास ये है कि पी टाइप मटेरियल कंसिस्ट ऑफ। हमारे पास जो पी टाइप मटेरियल है ये किस से मिलकर बनते हैं? मैं आपको यहाँ पर ये रिकमेंड करूँगा कि आप सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड की जो फिजिक्स की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 17 है, आप उसमें से ये कंसेप्ट थॉरली पढ़ें, पी टाइप मटेरियल का और एन टाइप दोनों मटेरियल का। इसके साथ साथ पीएनपी भी और एनपीएन भी। अगर आप थॉरली नहीं रीड कर सकते तो कम से कम आपको एनपीएन की, पीएनपी की, पी टाइप की और एन टाइप मटेरियल की डेफिनेशन आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अब हम आपको मैं पी टाइप मटेरियल की डेफिनेशन बता देता हूँ क्योंकि हमारा कंसर्न यहाँ पे सिर्फ पी टाइप मटेरियल के साथ है। पी टाइप मटेरियल क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स लाइक जर्मेनियम और सिलिकॉन।
Semiconductors like silicon or germanium doped with any of the trivalent atoms like boron, indium, or gallium are called p-type semiconductors. Semiconductors like germanium or silicon doped with any of the trivalent atom like boron, indium or gallium are called p-type semiconductor. और p-type semiconductor या p-type मटेरियल में हमारे पास p-type मटेरियल या p-type semiconductor में हमारे पास होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ये पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल, हमारे पास जो एन टाइप मटेरियल होते हैं ना, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की होल्स की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लेकिन एन टाइप मटेरियल में। लेकिन जो पी टाइप मटेरियल है उसमें हमारे पास होल्स होते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी और ये भी बता दिया कि पी टाइप मटेरियल में क्या होता है। पी टाइप मटेरियल में हमारे पास होल्स होते हैं। अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको डेफिनेशन में 2 मरतबा ये बात रिपीट की है और मैंने डेफिनेशन के अंदर किधर भी इलेक्ट्रॉन्स का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ होल्स का नाम लिया है। ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन्स, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी होल्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर डी मोल्स, ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज होल्स आर द करेक्ट हियर। Proceed toward our question number 5. Question number 5 ये है, if a 50 kg object is lift above 3 मीटर देन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी यही कहा था कि न्यूमेरिकल जब आपके पास आए तो आप लोग सबसे पहले देखें कि उसमें आपको गिवन क्या है, आपके पास गिवन डेटा क्या है और आपने उसमें से फाइंड क्या करना है। जब आप लोगों को पता चल जाएगा आपके पास गिवन डेटा क्या है और आपने फाइंड क्या करना है, तो ट्रस्ट ऑन मी एंड ट्रस्ट ऑन अल्लाह, ट्रस्ट ऑन मी एंड ट्रस्ट ऑन अल्लाह, आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल 100% एक्यूरेट होगा अगर आप लोगों ने अपनी कैलकुलेशन ठीक की होगी। सो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है इफ़ अ 50 kg ऑब्जेक्ट, हमें यहाँ से मैस पता चल गया कि मैस कितना है, 50 kg है। इस लिफ्ट उठाया गया है अबव 3 मीटर, 3 मीटर ऊपर तक। यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस आ गया या हमारे पास हाइट आ गई, वो कितनी है हमारे पास 3 मीटर्स। देन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, और हमें उसने कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें और साथ ही साथ हमें जी जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है वो हमें दी गई है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको पता हो कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। अब मैथ्स आपके पास कितना गिवन है, मैथ्स आपके पास 50 kg गिवन है, 50 kg गिवन है, जी की वैल्यू आपके पास 10 गिवन है और हाइट आपके पास 3 मीटर गिवन है। सो जब आप 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 500 हो जाएगा और 500 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो 1500 हो जाएगा। अब हम अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 150 है, मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया है कि इसका ये बिल्कुल 150 नहीं है, 1500 जूल इसका आंसर होना चाहिए। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक टाइप ऑफ मैकेनिकल, एक काइंड ऑफ मैकेनिकल या टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है और एनर्जी की यूनिट हमेशा जूल में होती है। ऑप्शन नंबर डी 1500 न्यूटन है। यहाँ पर 1500 तो ठीक है, लेकिन जो न्यूटन है ये फोर्स की यूनिट है, न्यूटन हमारे पास फोर्स की यूनिट है। सो ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है 1500 जूल, बिल्कुल एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर डी है 15 एम, सो ये भी आपके पास रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1500 जूल इज द करेक्ट हियर। प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द डेंसिटी ऑफ बॉडी कैन बी डिटरमाइंड बाय। हम डेंसिटी ऑफ बॉडी को किस तरह डेंसिटी ऑफ बॉडी को किस तरह डिटरमाइन करते हैं। नीचे आप ऑप्शन देखें, न्यूटन्स लॉ है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, हुक्स लॉ है और पास्कल लॉ है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन ए आपके पास है न्यूटन्स लॉ है। आप लोगों ने न्यूटन्स के जितने भी लॉज पढ़े होंगे, किधर भी न्यूटन ने हमारे पास डेंसिटी के कंसेप्ट को डिस्कस नहीं किया। डेंसिटी के कंसेप्ट को सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आर्किमिडीज ने डिस्कस किया था। और मैं आपको आज आर्किमिडीज प्रिंसिपल बता भी देता हूँ कि अगर पेपर में आ जाए तो आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी ना हो, आप लोग अपने पास नोट कर लें। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, अ बॉडी टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, a body totally or partially immersed in a fluid is subject to an upward force
equal in magnitude to the weight of the fluid it displaces. मैं दफ़ा रिपीट कर देता हूँ. A body totally or partially immersed in a fluid is subject to an upward force equal in magnitude to the weight of fluid it displaces. अब देख लें आप इस डेफिनेशन थी आर्शिमिदीज प्रिंसिपल. नेक्स्ट मूव हुक्स लॉ. ऑप्शन नंबर सी है हुक्स लॉ. आज मैं आप लोगों को हुक्स लॉ की डेफिनेशन भी बताता हूँ, और जो आपके पास मैंने आर्शिमिदीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन बोली है हुक्स लॉ भी मैं आपको बताऊंगा. आप लोग ये सब लॉज अपने पास नोट कर लें. हो सकता है आपसे पेपर में आर्शिमिदीज प्रिंसिपल पूछ लिया जाए. ये स्टेटमेंट आपके पास गिवन होगी और आपने बताना होगा ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये कौन सा लॉ है. हुक्स लॉ की स्टेटमेंट गिवन होगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा लॉ है. तो उस टाइम अगर आप लोग ऐसे ही बैठेंगे वर्थ ऑप्शन मार्क करेंगे, अपने मार्क्स कटवाएंगे, इससे अच्छा ये है कि आप लोग अभी से ही, जब आप लोगों के पास टाइम भी है, आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें. न्यूटन्स के जितने भी लॉस हैं एटलीस्ट 5 to 6 होंगे. 9th-10th की बुक में ही है, एटलीस्ट 6 या 7 लॉज होंगे, वो आपको पता होनी चाहिए. जो आर्शिमिदीज का प्रिंसिपल है या लॉ है वो भी आपको पता होना चाहिए. हुक्स लॉ भी आपको पता होना चाहिए और पास्कल लॉ भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास मैं आपको बताता हूँ हुक्स लॉ. हुक्स लॉ हमारे पास ये है. हुक्स लॉ हमें ये कहता है द स्ट्रेन इन अ सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट सॉलिड. स्ट्रेन इन अ सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट सॉलिड. या सिंपल वर्ड में कहें, हमारे पास हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ इज इक्वल टू स्ट्रेस, हुक्स लॉ इज इक्वल टू स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस होता है. और नेक्स्ट हमारे पास होता है पास्कल लॉ. अब हमने इन तमाम में देख लिया कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ बॉडी है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आर्शिमिदीज नहीं बताई थी. सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज आर्शिमिदीज इज द करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 7 है इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये कहा कि अगर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल, अगर हम बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा. देन काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसकी इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी आपके पास इक्वल होती है हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर. जो आपके पास हमें गिवन है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल, वेलोसिटी को डबल कर दिया है, मीन्स हमारे पास जो v है वो हमारे पास 2v के इक्वल हो गया है. 2v. अब जब आप ये 2v को इधर इस v स्क्वेयर की v की जगह पुट करेंगे तो 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा. हमारे पास स्क्वेयर लेंगे तो वो v स्क्वेयर हो जाएगा. मैं इधर आपको करके दे देता हूँ. ये आपके पास जो न्यू काइनेटिक एनर्जी बनेगी, ये लेट्स सपोज मैं उसे कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी प्राइम, वो आपके पास होगी 1/2 m4 इंटू वी स्क्वेयर. अब ये 4 को अगर हम स्टार्टिंग में ले आए, 4 इंटू हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर. सो जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास प्राइम होगी, काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 4 टाइम काइनेटिक एनर्जी. ये मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया. हम अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं. ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास लेस. हमने सॉल्व भी करके देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम इंक्रीज कर गई है. सो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर बी डबल है, ये भी नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर सी है डिक्रीज, ये भी नहीं हो सकता. और ऑप्शन नंबर डी है नन. ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, क्यों ना कि हमारे पास कोई करेक्ट ऑप्शन गिवन नहीं है. सो हमारे पास जो डी ऑप्शन है नन, ये हमारे पास करेक्ट है. प्रोसीड टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड. क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को, मैटर कहते हैं मादे को. क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड. किसी भी जिस्म, किसी भी बॉडी के अंदर मादे की मिकदार को क्या कहा जाता है? अगर मैं इसे उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो इसमें ये लिखा हुआ है, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी जिस्म के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर मादे की मिकदार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मैस, ऑप्शन नंबर बी है एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी है लिवर. ऑप्शन नंबर बी एनर्जी है, ये तो बिल्कुल गलत है. तो ऑप्शन नंबर सी प्रेशर, ये भी गलत है. ऑप्शन नंबर डी लिवर,
ये बी बल्थ है। सवाई ऑप्शन नंबर एक है। जो हमारे पास मैस है वो हमारे पास इज द ए ऑप्शन, दैट इज मैस इज द करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड। वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। वो कौन सी फोर्स है, द फोर्स कौन सी फोर्स है विद विच जिससे अर्थ अट्रैक्ट, अर्थ अपनी तरफ खींचती है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर अपने सेंटर की तरफ। द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड। हमारे पास, मैं लेट्स सपोज अगर आपको ए डायग्राम से समझाऊं तो लेट्स सपोज आप लोग ये शॉपिंग बैग ले लें। ये शॉपिंग बैग है आपके पास और आप लोगों ने इसे यहाँ से पकड़ा हुआ है। जब भी आप लोग शॉपिंग बैग में कोई चीज़ लेकर आते हैं तो आप लोग ने देखा होगा ना तो इसका वेट इधर होता है ना इधर होता है, सिवाय सेंटर के, सिवाय सेंटर में होता है। क्यों? क्यों ना कि अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। ये अर्थ का सेंटर है और ये इस पूरे शॉपिंग बैग का सेंटर है। ये डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, ये देखें नीचे ऐसे डाउनवर्ड ऐड कर रहा होता है और अर्थ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। ये अर्थ का सेंटर है और अर्थ इस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। सो अब वेट है, वेट आपके पास किसके, वेट इज इक्वल टू mg। हम अपनी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए वेट है, ऑप्शन नंबर बी फोर्स है, ऑप्शन नंबर सी लिवर है और ऑप्शन नंबर डी एनर्जी है। ऑप्शन नंबर ए वेट ये हमारे पास इधर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है फोर्स, वो एक डिफिकल्ट ऑप्शन है। फोर्स इज बहुत गलत ऑप्शन है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है और उसमें किधर भी ग्रेविटी, और फोर्स इज इक्वल टू एम ए है और उसमें किधर भी ये टुवर्ड्स इन सेंटर वाला कंसेप्ट नहीं आता। लिवर ये भी एक डिफ़िकल्ट है, मतलब डिफ़िकल्ट ऑप्शन है यहाँ पे, और जो एनर्जी है ये भी यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। सो इन सब के सब ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए दैट इज वेट इज द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, अ बार विच कैन मूव अराउंड एनी पॉइंट इज कॉल्ड। अ बार विच कैन मूव, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक डेफिनेशन गिवन है और जिस बच्चे को ये डेफिनेशन आती होगी उसके लिए ये क्वेश्चन विद इन 5 to 6 सेकंड का होगा। विद इन 5 to 6 सेकंड मैक्सिमम, या इससे भी कम का क्वेश्चन हो, या इससे भी कम का, क्यों ना कि वो एक ही दफ़ा स्टेटमेंट को पढ़ेगा, उसके माइंड में होगा कि किस चीज़ की डेफिनेशन है और वो वहाँ पर ऑप्शन को जो बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उसे मार्क कर देगा। सो मैं आपको बताता हूँ, अ बार विच कैन मूव अराउंड एनी पॉइंट, वो बार जो किसी भी पॉइंट के अराउंड मूव कर सकती है उसे हम लिवर कहते हैं, LEVER लिवर, जो आपके हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है फल्क्रम, ऑप्शन नंबर सी डिस्प्लेसमेंट और ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेन है। डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेन ये बिल्कुल एक अलग चीज़ें हैं, और फल्क्रम भी। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता है ना, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट का। और स्ट्रेन हमारे पास क्या होती है, ये मैंने आपको यंग मॉडुलस के अंदर बताया था, वो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस होती है। तो स्ट्रेन क्या हो, तो ऑप्शन नंबर बी है फलक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं जाके आपको इस फलक्रम की डेफिनेशन बताऊंगा, क्योंकि इस फलक्रम की डेफिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ रही है। सो ये जितने भी आपके पास 4 के 4 ऑप्शन है मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है कि ए ऑप्शन क्यों ठीक है और बी सी डी क्यों गलत हैं। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज लिवर इज द करेक्ट हियर। अगेन मैं आप लोगों को, जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं उन्हें एक ही बात कहूँगा कि भाई आपको लिवर, फलक्रम, डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेन की डेफिनेशन आनी चाहिए। क्योंकि जिस बच्चे को ये लिवर, फलक्रम, डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेन की डेफिनेशन नहीं आएगी वो अपना सॉलिड मार्क्स है। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे क्वेश्चन में जिनमें डेफिनेशन हो उसमें आपके सॉलिड नंबर आते हैं, और जिन बच्चों के इस डेफिनेशन वाले क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होंगे, यकीन करें आप लोग, ट्रस्ट ऑन मी एंड ट्रस्ट ऑन गॉड, वो बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर किस बच्चे को ये नहीं आती तो प्लीज़ अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, अभी भी सब कुछ, अभी भी आपके हाथ से कुछ भी नहीं निकला।
अभी भी आपके हाथ से कुछ भी नहीं निकला। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। आप लोग ये डेफिनेशन जो मैं आपको हर वीडियो लेक्चर के बाद बताता हूँ कि आप लोग किस किस चीज़ की डेफिनेशन याद करें। सो प्लीज़ एटलीस्ट मैं आपको एक दिन में मैं एटलीस्ट आपको 7 to 8 या मैक्सिमम 10 डेफिनेशन बताता हूँ, और हर डेफिनेशन या 1 या 1.5 लाइन की होती है, कोई 1 पेज या 1 चैप्टर की नहीं होती। सो प्लीज़ डियर व्यूवर्स, आप इन डेफिनेशन को याद कर लें जो हम आप लोगों को बताते हैं, क्यों ना कि हमारा इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है। सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिवर, इज द करेक्ट हेयर। प्रोसीड टू अवर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, द पॉइंट अराउंड विच लिवर इज रोटेट्स इज कॉल्ड। अब देखें, द पॉइंट, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास लिवर करेक्ट ऑप्शन था। ये हम ये कह रहा है द पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट है जिसके अराउंड लिवर रोटेट करता है। वो कौन सा पॉइंट है जिसके अराउंड लिवर रोटेट करता है, वो हमारे पास फलक्रम होता है। अब जिस स्टूडेंट को ये डेफिनेशन आती, फलक्रम की डेफिनेशन पता होगी ना, द फलक्रम की डेफिनेशन क्या होगी, द पॉइंट अराउंड विच लिवर इज रोटेट इज कॉल्ड फलक्रम। बस सिंपल सी डेफिनेशन है और एक लाइन की है। अब जिस बच्चे को फलक्रम की डेफिनेशन पता होगी, ये बिल्कुल उसके लिए विद इन 5 to 6 सेकेंड मैक्सिमम ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी लिवर है। लिवर की डेफिनेशन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दी है। डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेन का भी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फलक्रम, इज द करेक्ट हियर। द प्रोसेस ऑफ, प्रोसीड टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट बॉइलिंग इज कॉल्ड। अब ये भी एक डेफिनेशन गिवन है। वो कौन सा प्रोसेस है, द प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है वो वाटर वेपर के अंदर चेंज होते हैं। कौन सा प्रोसेस है, या ऐसा कौन सा प्रोसेस है जब लिक्विड चेंज होता है, जब लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर्स में विदाउट बॉइलिंग, उस चीज़ को बॉयल के बगैर। बॉयल क्या कहते हैं, उबालने को बगैर। एक तो ये होता है ना कि जब हम किसी भी लिक्विड या किसी भी लिक्विड की चीज़ है उसे हम बॉयल करते हैं तो उसमें से वो एवापोरेशन वाला प्रोसेस होता है। लेकिन हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप गौर से रीड करें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट बर्निंग, यहाँ पर की पॉइंट है जो आप लोगों को जहन में रखना है। इस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट बर्निंग इज कॉल्ड एवापोरेशन। जैसे कि आपके पास ये जो रेन वाला आपका ये जो बारिश होती है, सो बारिश आपके पास ऐसे ही होती है, जो आपके पास ये सब पानी है, ये बुखारात बनते हैं, इनसे एवापोरेशन का प्रोसेस होता है, वो साइकिल चलता है और फिर आपके पास बारिश होती है। अब देखें, जब पानी के एवापोरे अब उन्होंने दरिया के अंदर या समुंदर के अंदर जहाँ से भी ये हमारे पास बाद ये एवापोरेशन वाला प्रोसेस होता है, आबी बुखारात जिसे हम कहते हैं, बनते हैं पानी के अंदर। तो उसके अंदर किसी ने, या दरिया और समुंदर रिवर के अंदर और सी के अंडर किसी ने वो कोई बर्नर्स, बड़े बड़े बर्नर्स नहीं लगाए होते। वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि वहाँ से आपके पास पहले वाह वेपर्स बनते हैं जिसे हम आबी बुखारात कहते हैं, और फिर हमारे पास बारिश हो बादल बनते हैं, और फिर बादल से हमारे पास बारिश हो जाती है। सो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज एवापोरेशन, इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर बी है वेट। बेटा वेट कोई प्रोसेस नहीं है, मैस भी कोई प्रोसेस नहीं है, एनर्जी भी कोई प्रोसेस नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द एवापोरेशन, दैट इज करेक्ट हियर। और अगर हमारे पास यहाँ पर ये आ जाए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड, विदाउट बॉइलिंग को अगर आप लोग बीच में से ओमिट कर दें, अगर विदाउट बॉइलिंग को आपके पास पेपर में ओमिट किया हुआ मिले, सो प्लीज़ उसमें आपने एवोपरेशन को ऑप्शन ठीक नहीं करना, वो आपके पास बॉइलिंग होता है। बॉइलिंग जिस तरह जैसे आप लोग मिल्क को बॉयल करते हैं या वाटर को आप बॉयल करते हैं, तो क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है, आप वाटर को बॉयल करते हैं तब वो आपके पास फर्दर प्रोसेस होता है। सो उस टाइम पे आपके पास, अगर उस टाइम आपके पास बॉइलिंग ठीक होगा। लेकिन किस कंडीशन में, जब आपके पास ये गिवन होगा, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये गिवन है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट बॉइलिंग इज कॉल्ड। इसलिए हम दूसरी डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, हम देखेंगे हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, विदाउट बॉइलिंग इज कॉल्ड। तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होता है, एवापोरेशन। और मैंने इस एग्जांपल दे के आपको समझा दिया है कि प्रोसेस कैसे होता है। सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एवापोरेशन, इज द करेक्ट हियर।
प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास ये है, इन बॉयल्स लॉ, इन बॉयल्स लॉ टेम्परेचर इज। अब इस क्वेश्चन के लिए ना आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि बॉयल्स लॉ क्या है और चार्ल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, लेकिन फिजिक्स के अंदर भी इनका यूज़ है। तो आज अगर आप लोगों को नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स लॉ हमारे पास ये होता है, द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, द प्रेशर of a given mass of an ideal gas is inversely proportional to the volume at constant temperature। या आप इसे आसान से तरीके से याद रख लें। आसान तरीका याद रखने का हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास प्रेशर P है ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, वॉल्यूम के, वॉल्यूम। लेकिन कंडीशन क्या होती है, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है वॉल्यूम के, लेकिन साथ कंडीशन क्या होती है, जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ये हमारे पास कांस्टेंट, टेम्परेचर ये हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन आसान तरीन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दूं। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है वॉल्यूम के, किस टाइम पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किस जगह पे, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आपके पास, आप हम मूव करते हैं इन बॉयल्स लॉ, अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इन बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर इज, टेम्परेचर क्या होता है। मैंने आप लोगों को बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन भी सिंपल से वर्ड में बताई है और साथ कंडीशन भी बताई है कि टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास कांस्टेंट गिवन है, सो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ना तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करता है बॉयल्स लॉ में, ना डिक्रीज करता है, और डू नॉट चेंज ना तो चेंज करता है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज कांस्टेंट इज द करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, रेजिस्टेंस इन एन ऑपोजिशन, रेजिस्टेंस इन एन ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ। अब जिस बच्चे को रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पता होगी ना, उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। ये आप लोग देखें, मैं बार बार आप लोगों को यही बात कह रहा हूँ कि बेटा डेफिनेशन डेफिनेशन डेफिनेशन। और ये बात आप लोग नोट कर लें कि एयरफोर्स का या आर्मी या नेवी या जो भी आपने टेस्ट देना है, उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होता जो विद इन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 या 35 सेकंड से ज़्यादा का हो। अब रेजिस्टेंस, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है रेजिस्टेंस इन एन अपोजिशन टू फ्लो ऑफ, इसमें कोई आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं गिवन कि एट दिस एंड सो ऑन, जैसे आप लोग अपने एफएससी और मैट्रिक और नाइन्थ में पढ़ते रहते थे, वैसा कोई इसमें गिवन नहीं है। बस सिंपल सा एक 7 to 8 वर्ड लिखे हुए हैं, वो भी आसान तरीन है। रेजिस्टेंस इन एन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ, रेजिस्टेंस इन एन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस इज एन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है। रेजिस्टेंस इज एन अपोजिशन, या the opposition to the flow of current is called, to the flow of current is called resistance। So option number A that is current is the correct here। ऑप्शन नंबर बी आप देखें तो आपके पास एवापोरेशन है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, मैंने एक्सप्लेन किया है। एवापोरेशन क्या होती है, प्रेशर, प्रेशर आपके पास होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। एनर्जी भी हमारे पास एक और ही पैरामीटर है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज करंट इज द करेक्ट हियर। ऑप्शन, नेक्स्ट मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, इन सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट करंट इज ऑलवेज। इसमें यह बताया गया है कि जो सीरीज सर्किट है इसमें करंट क्या होता है, या तो कांस्टेंट रहता होगा, या इंक्रीज करता होगा, या डिक्रीज करता होगा। सो आप लोग ये बात याद रख लें, जो सीरीज है उसमें हमारे पास करंट कांस्टेंट होता है, सीरीज के अंदर करंट हमारे पास कांस्टेंट होता है, और पैरेलल के अंदर हमारे पास करंट कांस्टेंट नहीं होता। और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट इन नोट है जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जितनी भी हमारी हाउस होल्ड वायरिंग होती है, जो हम लोग अपने घरों में बिजली डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन लेकर आते हैं, इसमें हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन यूज होते हैं। क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन में जब हमारे पास करंट कांस्टेंट रहेगी, इससे क्या होगा कि हम एक हमें हर चीज़ का कनेक्शन मेन से ही लगाना पड़ेगा, और जैसे ही मेन से ऑफ होगा
तो आपके पूरे घर की बिजली ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। इस वजह से आपके पास घरों में आपके पास जो पैरेलल सीरीज़ की बजाय आपके पास पैरेलल में लगाई जाती है। पैरेलल में हाउस होल्ड वायरिंग जितनी भी होती है ये आपके पास पैरेलल में की जाती है। क्यों कि ये तो नहीं होता कि अगर आप लोगों को लेट्स सपोज लाइट ऑन करनी है तो पूरे घर की लाइट, फैंस, जनरेटर्स, एसी सब कुछ ऑन हो जाए, ऐसे नहीं होता। आप सिर्फ एक लाइट बल्ब को ऑन करते हैं तो सिर्फ वही ऑन होता है। लेकिन अगर ये सीरीज़ में होता तो ऐसे होता कि जैसे ही आप एक स्विच लाइट बल्ब ऑन करते उससे पूरे घर के बल्ब, पूरे घर के फैन, फ्रिज, एसी जो भी आपका हाउस होल्ड अप्लाइंस है जो यूज़ है वो सब के सब ऑन हो जाते हैं। इस वजह से हमने इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास जो हाउस होल्ड वायरिंग है ये हमारे पास पैरेलल में की जाती है। अब ये आप लोगों की फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए था और ये आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है व्यूवर्स, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, जो हम आपको इम्पोर्टेंट कहते हैं उसका मतलब होता है कि वो लाजमी आप लोगों ने करना है। अब ये गिवन है इन सीरीज सर्किट करंट इज ऑलवेज, सीरीज सर्किट के अंदर हमारे पास करंट हमेशा कांस्टेंट रहती है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज कांस्टेंट इज द करेक्ट हियर। बी इंक्रीज है, सी डिक्रीज है, डी नन ऑफ दीज, ये तीनों ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है। प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास ये है इन पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज क्या होती है। अब सीरीज में उन्होंने हमसे करंट का पूछा था, पैरेलल में उन्होंने हमसे वोल्टेज का पूछ लिया। तो आप लोग ये याद रखें सीरीज में करंट सेम होता है या कांस्टेंट होता है जबकि वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता, और पैरेलल के अंदर हमारे पास वोल्टेज कांस्टेंट होता है जबकि हमारे पास जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं होता। मैंने आपको हाउस होल्ड वायरिंग हाउस होल्ड वायरिंग का मैंने आपको एक डिटेल कंसेप्ट दे के सीरीज सर्किट का भी और पैरेलल सर्किट दोनों का कंसेप्ट समझा दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम ऑप्शन नंबर बी दैट इज कांस्टेंट इज द करेक्ट हियर। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। काम कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, काम करने की ताकत को क्या कहा जाता है। काम करने की ताकत को क्या कहा जाता है। हम कहते हैं ना यार ये इस बंदे में इतनी ताकत थी, इसने इतना काम कर लिया, ठीक है। ताकत, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की ताकत को क्या कहा जाता है। वो हमारे पास एनर्जी होती है। क्यों ना कि जिस इंसान के पास जितनी, लेट्स सपोज मैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 को आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक आदमी है उसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा काम करेगा, और उसके साथ ही एक बंदा है जिसमें ताकत ही नहीं है और बिल्कुल आप कह लें कि बिल्कुल वो बिल्कुल थिन्स है और स्लिम एंड स्मार्ट्स है, तो उससे क्या होगा, वो काम भी कम करेगा। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ये बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल दे के ना क्वेश्चन नंबर 17 को समझाने की कोशिश की है। क्यों ना कि अक्सर क्वेश्चन या अक्सर कंसेप्ट ऐसे होते हैं ना जिसे आप एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए समझ लेते हैं। सो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क हमारे पास क्या कहलाती है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क हमारे पास एनर्जी कहलाती है। एफिशिएंसी हमारे पास और कंसेप्ट है, वो इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रेशर हमारे पास, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, और वेट भी हमारे पास और चीज़ है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज एनर्जी इज द करेक्ट हेयर। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास ये है रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट हमारे पास क्या कहलाती है। सो आप अपने पास आज लिख लें, जो लोड और एफर्ट की रेशियो होती है हमारे पास, वो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज कहलाती है। मैंने क्या कहा है, जो रेशियो, जो लोड और एफर्ट की, आई कैन रिपीट माई वर्ड्स अगेन, मैंने ये कहा है कि मैंने लोड और एफर्ट की जो रेशियो होती है वो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज कहलाती है। जैसे पिछले एक प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या कहा था, स्ट्रेन और स्ट्रेस की रेशियो किसके इक्वल होती है, हुक्स लॉ के। इसी तरह जो लोड और एफर्ट की रेशियो होती है वो आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल होती है। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज करेक्ट हियर। बाकी तमाम ऑप्शन दैट इज मैकेनिकल डिसएडवांटेज, रोटेशनल एडवांटेज, रोटेशनल डिसएडवांटेज आर द रॉन्ग हियर। प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इन चार्ज लॉ प्रेशर इज। अब पीछे बॉयल्स लॉ का कंसेप्ट मैंने आपको दिया था, और अब मैं इस क्वेश्चन में आपको चार्ज लॉ का कंसेप्ट दूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि बॉयल्स लॉ और चार्ज लॉ में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। चार्ज लॉ या
कुछ इन्हें चार्ल्स लॉ कहते हैं, कुछ चार्ल्स लॉ कहते हैं, लेकिन हमारा काम प्रोनाउंसिएशन तो से तो नहीं है ना, हमारा कंसर्न अपने क्वेश्चन पे होना चाहिए। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है इन चार्ल्स लॉ में प्रेशर क्या होता है। डेफिनेटली या तो इंक्रीज करता होगा या डिक्रीज करता होगा या हमारे पास कांस्टेंट रहता होगा। सो आज आप चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन, आसान तीन डेफिनेशन आज आप मेरे से सुन लें। चार्ल्स लॉ हमारे पास ये कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैंने आज आपको चार्ल्स लॉ की बहुत ही आसान डेफिनेशन बताई है, जो मैं अगेन रिपीट करने वाला हूँ। मैं आप लोगों के लिए इधर साथ ही बिल्कुल लिख देता हूँ। चार्ल्स लॉ हमारे पास ये कहता है जो प्रेशर है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी ए का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या मैं इधर आपको पूरा लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट। अभी बॉयल्स लॉ में मैंने क्या कहा था, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है वॉल्यूम के, किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। लेकिन चार्ल्स लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, और किस जगह पर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। आई कैन अगेन रिपीट कि बॉयल्स लॉ में मैंने आपको ये कहा था जो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है वॉल्यूम के, और किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। लेकिन चार्ल्स लॉ ये है जो आपके पास प्रेशर है, प्रेशर आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। और क्या कंडीशन है कि जो प्रेशर है आपके पास वो कांस्टेंट होना चाहिए। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब अपने ऑप्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट है। पहले ऑप्शन को ही पढ़ के हमने ये जज कर लिया है कि भाई मैंने भी आपको 2 to 3 टाइम्स मैंने डेफिनेशन रिपीट की है और सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज कांस्टेंट इज द करेक्ट हियर। रिमेनिंग ऑप्शन number B and C, B, C and D that is increase, decrease and none of these are wrong here. Let's move toward our question number 20. Question number 20 हमारे पास ये है relation of output and input is called. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये पूछा गया है कि जो आउटपुट और इनपुट का रिलेशन होता है वो आपके पास क्या होता है। सो आज आप लोग ये लिख लें कि जो आउटपुट और इनपुट का आपके पास रिलेशन होता है वो आपके पास एफिशिएंसी के इक्वल होता है, या पेपर में ये भी दिया जा सकता है रिलेशन की जगह वो रेशो भी लिख सकते हैं। अगर रिलेशन की जगह रेशो आ जाए, रेशो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट या रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड, वो भी आपके पास एफिशिएंसी होती है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आप ऑप्शन नंबर ए दैट इज एफिशिएंसी इज द करेक्ट हियर। और आप मेरी बात याद रख लें, इन रियल में रियलिटी में किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इज इन रियलिटी एफिशिएंसी ऑफ एनीथिंग इज 100%। सो उसका आपने आंसर देना नो। रियलिटी में किसी चीज़ की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, क्यों ना कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में इतनी एक्यूरेट नहीं है, ये 100% परफेक्ट नहीं है सिवाय एक अल्लाह ताला की ज़ात के। क्यों ना कि हम जब इनपुट देते हैं तो आउटपुट आता है और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ और फर्दर फैक्टर भी हो रहे होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज एफिशिएंसी इज द करेक्ट हियर। जो इसके फर्दर ऑप्शन है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज को मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया है, पिछले क्वेश्चन में कि मैकेनिकल एडवांटेज किन दो चीज़ों के दरमियान रेशियो होती है। एनर्जी का भी मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया है और करंट का भी, वो सब एक डिफरेंट चीज़ है। करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम होता है। एनर्जी और एनर्जी भी वो एनर्जी भी एक अलग चीज़ है। सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए दैट इज एफिशिएंसी इज द करेक्ट हियर। कहूँगा कि ये ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर ए दैट इज डिफॉर्मेशन इज द करेक्ट हेयर। बाकी ऑप्शन नंबर बी टेंसाइल स्ट्रेन है, ऑप्शन नंबर सी टेंसाइल स्ट्रेस है, और ऑप्शन नंबर डी प्रेशर है। ये तीनों आपके पास रॉन्ग ऑप्शन है। अगेन व्यूवर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ आप लोगों को कम से कम जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं उसमें जो डेफिनेशंस आ रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और जो उन डेफिनेशंस के रिमेनिंग ऑप्शन है जो रॉन्ग है उनकी डेफिनेशन, डियर व्यूवर्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ रीड देम एज सून एज पॉसिबल। सो इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, ए ऑप्शन दैट इज डिफॉर्मेशन इज द करेक्ट हेयर। Proceed with our question number 24.
क्वेश्चन नंबर 24 ये है, द स्ट्रेस प्रोड्यूस अ चेंज इन लेंथ। स्ट्रेस क्या करता है? जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं या स्ट्रेस लगाते हैं तो उससे हमारे पास क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। जब उसकी शेप चेंज होगी तो डेफिनेटली उसकी हमारे पास जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। देन अगला जो पार्ट है ये यहाँ देन के बाद, देन रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, देन रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, देन रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। तो आज आप लोग यहाँ पे नोट कर लें कि जो होती है चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू और चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, ये हमारे पास इक्वल होती है स्ट्रेन के इक्वल होती है। तो ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर 8 टेंसाइल स्ट्रेन है। टेंसाइल स्ट्रेन नहीं, सिर्फ स्ट्रेन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेन है, ये भी आपके पास ठीक है। ऑप्शन नंबर सी प्रेशर है, ये आपके पास ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन नंबर डी टेंसाइल स्ट्रेन है, ये भी आपके पास एक रॉन्ग ऑप्शन है। सो इन 4 के 4 ऑप्शन में से द मोस्ट सूटेबल एंड द एक्यूरेट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्रेन। प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये है, क्वेश्चन नंबर 25 ये है, द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड। अब देखें, मैंने आपको पीछे कहा था, लेट्स होप्स हो कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर पीछे 2 था या 3 था, जिसमें ये सारे कंसेप्ट आए थे, न्यूटन लॉ का, आर्चिमिडीज का, वो हुक्स लॉ का और पास्कल लॉ का। तो मैंने आपको यही कहा था कि जो हुक्स लॉ है ये बेसिकली रेशो है या रिलेशनशिप है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान। मैं दोबारा अपने वर्ड को रिपीट करता हूँ, अपनी वर्डिंग रिपीट करता हूँ कि हुक्स लॉ क्या है। हुक्स लॉ रिलेशनशिप है या रेशो है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज हुक्स लॉ इज द करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन लॉ। न्यूटन लॉ में ना तो हमने किधर स्ट्रेन का जिक्र किया है ना स्ट्रेस का जिक्र किया है। आप लोगों ने न्यूटन के जितने लॉ पढ़े होंगे उसमें ना तो आपने स्ट्रेन पढ़ा होगा ना स्ट्रेस का कोई वर्ड, ना स्ट्रेस का कोई कंसेप्ट पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स लॉ और ऑप्शन नंबर डी है बॉयल्स लॉ। ये दोनों मैंने आपको बता दी हैं कि बॉयल्स लॉ क्या होता है और चार्ल्स लॉ क्या होता है। सो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दैट इज हुक्स लॉ इज द करेक्ट है। सो इन तमाम ऑप्शन में से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया रिमेनिंग ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, न्यूटन लॉ, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। और जो ऑप्शन नंबर ए है हुक्स लॉ वो क्यों हो सकता है, क्यों ना कि हुक्स लॉ बेसिकली क्या होता है, हुक्स लॉ इज इक्वल टू स्ट्रेस अवर स्ट्रेन। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज हुक्स लॉ इज द करेक्ट हियर। न्यूटन लॉ भी नहीं हो सकते। चार्ल्स लॉ में मैंने आपको बताया था, चार्ल्स लॉ में हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, और बॉयल्स लॉ में हमारे पास क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन वो सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है कांस्टेंट टेम्परेचर के। सॉरी जो बॉयल्स लॉ है उसमें हमारे पास प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है वॉल्यूम के, कब, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज हुक्स लॉ इज द करेक्ट हियर। सो डियर व्यूवर्स एंड डियर लिसनर, मैं लास्ट में आपको यही रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ जो हम आपको डेफिनेशन एटलीस्ट 7 to 8 बताते हैं डेली की, वो आप याद कर लें। सो आप लोग लिखें कि आप लोगों ने कौन सी डेफिनेशन याद करनी है। सबसे पहले तो आपको टेंसाइल स्ट्रेस की और टेंसाइल स्ट्रेन की डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, न्यूटन लॉ और हुक्स लॉ की डेफिनेशन तो मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके अलावा आपके पास प्रेशर का आपके पास डेफिनेशन आनी चाहिए, फोर्स की डेफिनेशन, एनर्जी की डेफिनेशन, आगे से इनके यूनिट्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल लॉ और मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल डिसएडवांटेज, रोटेशनल डिसएडवांटेज। सो एटलीस्ट ये 10 डेफिनेशन हैं और एक एक लाइन की डेफिनेशन आपके पास है इन सब की। सो प्लीज़ डियर व्यूवर्स आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और आप लोगों को कोई वीडियो कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो मैंने आपको 10 डेफिनेशन बताई हैं, प्लीज़ फॉर द सेक ऑफ गॉड इन डेफिनेशंस को लाजमी याद कीजिएगा। जी डियर व्यूवर्स, आज का ये बड़ा ही एक तफसीली लेक्चर जो कि फिजिक्स टेस्ट 2 के ऊपर आप लोगों को दिया गया है, जिसमें हमारी फैकल्टी साइंस डिपार्टमेंट ने
अपने पूरी एक्सपर्टिसी का और अपने एक्सपीरियंस का भरपूर मुजाहरा किया है और चीज़ें न सिर्फ आपको दुरुस्त ऑप्शन बताए हैं बल्कि उनके साथ जो रॉन्ग ऑप्शंस थे उनको भी डिफ़ाइन किया है और आप लोगों को बड़ा डिटेल में ये चीज़ें समझाई हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ अपनी प्रीवियस हिस्ट्री में नहीं समझी है तो आपको अच्छे तरीके के साथ उसकी समझ आ जाए। तो dear students, keep on watching Shaheen Leaders Academy YouTube channel and increase your knowledge. This is a free of cost service and giving at your doorsteps. You are most welcome to Shaheen Leaders Academy. If you want to visit our campus at Rawalpindi, then our campus is working from morning 9 to 8 in the evening. You are most welcome for the preparation for face-to-face classes. And if you want to improve yourself and if you want to prepare yourself online, our website is also available on the Google. That is website address is www.shaheenleaderacademy.com. So please watch it and make a practice on the regular basis for the successful completion of your preparations and final selection of as an airman or airwoman in Pakistan Air Force. Our best efforts and best wishes are always with you. You are most welcome to Shine Leaders Academy. One more request to my new viewers of Shaheen Leaders Academy from the faculty, on the behalf of the faculty of Shaheen Leaders Academy, I shall request to the new viewers to kindly subscribe our channel and to press on the bell icon to get the fresh updates and the videos full of knowledge, full of information, and the videos which are having the all questions which are being repeated time and again in the coming test or the tests which are in progress at the various you can say departments. You are most welcome to subscribe our channel. Inshallah you will have and you will learn a lot. Thank you very much. Allah Hafiz. Pakistan Defense Forces Zindabad. Pakistan Paindabad.